नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत में सबसे सस्ती चीज है इंसान की जान। हमारे देश के सिस्टम में किसी भी व्यक्ति की जान चले जाने पर जो संवेदनाएं होनी चाहिए वो प्रशासन में कहीं दिखाई नहीं देती, और इसीलिए कभी लापरवाही की वजह से, कभी भ्रष्टाचार की वजह से और कभी सुविधाओं की कमी की वजह से हमारे देश के उन लोगों की जान चली जाती है जिन्हें अभी कई और वर्षों तक जिंदा रहना चाहिए था। नोएडा में 16 जनवरी की रात के 2 बजे एक 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पानी में डूबकर मौत हो गई। ये युवा लगातार मदद मांगता रहा। उसके मजबूर पिता उसके सामने खड़े थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए, और साथ ही फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ के कर्मचारी भी वहां पर खड़े खड़े देखते रहे, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं पाया। आज हम इस दुखद घटना का एक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि यह घटना किसी के साथ भी हो सकती है, किसी भी परिवार के साथ हो सकती है, और अगर हमने अपने सिस्टम को नहीं सुधारा तो अगली बार आपको फिर से हमें एक ऐसी ही खबर सुनानी पड़ेगी। इसके बाद हम मशहूर संगीतकार अल्लाह रखा रहमान यानी AR रहमान की सांप्रदायिक मानसिकता को डिकोड करेंगे, जिन्हें अपने करियर के करीब 35 साल के बाद अचानक से यह महसूस हुआ कि उन्हें काम मिलना इसलिए बंद हो गया क्योंकि वो एक मुसलमान है। AR रहमान का यह बयान समाज और देश दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। हालांकि उन्होंने एक नया वीडियो जारी करके इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से यह पता चलता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि AR रहमान पहले कलाकार हैं, एक मुसलमान है, या पहले एक भारतीय है। और आखिर में आपको इंदौर के करोड़पति भिखारी से मिलवाएंगे। कहने को तो ये एक भिखारी है, लेकिन इसके पास इंदौर में 3 मकान हैं, इसके पास 3 ऑटो रिक्शा हैं जिन्हें किराए पर चलाता है, और इसके बाद अपनी खुद की एक कार भी है जिसके लिए उसने एक ड्राइवर भी रखा हुआ है, और ये किसी साहूकार की तरह ब्याज पर पैसा भी देता है। भारत की संस्कृति और संस्कारों में भीख मांगने को मरने के समान बताया गया है, लेकिन इसी देश में भीख मांगना एक मजबूरी नहीं बल्कि अब एक पेशा बनता जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको वो खबर दिखाएंगे जिससे हर भारतीय शर्मिंदा भी है और चिंतित भी है। हमारे देश की संसद से सिर्फ 42 किलोमीटर दूर, दिल्ली के बहुत करीब, नोएडा के सेक्टर 150 में 27 साल के एक इंजीनियर की पानी में डूबने से मौत हो गई। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि ये कहानी सड़क पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी दोहराई जा सकती है, चाहे वो व्यक्ति पैदल चल रहा हो या फिर किसी गाड़ी में जा रहा हो। आज भारत की सड़कें अव्यवस्थाओं का पाताल लोक बन चुकी हैं। 16 जनवरी की रात एक युवा इंजीनियर जिसका नाम है युवराज मेहता, वो अपनी कार में गुरुग्राम में अपने ऑफिस से नोएडा स्थित अपने घर लौट रहा था। उस समय रात के 12 बजे थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था, जिससे सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान घर से कुछ ही दूर पहले एक मोड़ पर उनकी कार करीब 20 फुट गहरे पानी के गड्ढे में गिर गई। सड़क पर अंधेरा और घनी धुंध होने की वजह से युवराज मेहता को सड़क के बिल्कुल बगल में मौजूद ये बड़ा सा गड्ढा दिखाई नहीं दिया। ये गड्ढा एक बिल्डिंग की बेसमेंट के लिए बनाया गया था, लेकिन वो बिल्डिंग अभी तक बनी नहीं थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, और क्योंकि यहां पर बेसमेंट बननी थी इसलिए उस बेसमेंट के लिए इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया, और इसीलिए इस गड्ढे में नाले का पानी भर गया था, और ये गड्ढा जो है ये एक प्रकार का छोटा सा तालाब बन गया। तस्वीरें आप देखिए, वही जगह है जहां पर यह दुर्घटना हुई है। जब युवराज की कार पानी में गिरी तो शुरुआत में कार पूरी तरह से पानी में डूबी नहीं थी। युवराज अपनी जान बचाने के लिए कार की छत पर आकर बैठ गया, और युवराज ने अपने पिता को वहां से फोन किया, कहा कि मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। युवराज के पिता ने तुरंत पुलिस को फोन किया और खुद भी वो घटनास्थल पर पहुंच गए। वो सामने खड़े थे और अपने बेटे को डूबते हुए देख रहे थे। पुलिस के आने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी वहां पर पहुंच गई। रात 12 बजे से लेकर करीब 2 बजे तक युवराज अपनी कार की छत पर बैठकर लगातार मदद के लिए चिल्लाते रहे। अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके लोगों को बताते रहे कि वो पानी में इस समय कहां पर फंसे हुए हैं, उनकी सही लोकेशन क्या है, और कहते रहे कि बस मुझे आकर बचा लीजिए।
इस दौरान उनकी कार धीरे धीरे पानी में डूबती जा रही थी। समय खत्म हो रहा था, लेकिन ठंडे पानी और अंधेरे को देखकर बचाव दल की तरफ से कोई भी पानी में उतरा नहीं और धीरे धीरे यह 27 साल का लड़का पानी में समा गया और कुछ देर के बाद इसकी सांसें बंद हो गई। युवराज के पिता के मुताबिक सुबह 6 बजे यह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और करीब 1 घंटे के बाद युवराज का शव वहां से निकाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक युवराज मेहता की मौत दम घुटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई है। करीब 2.5 घंटे तक एक 27 साल का लड़का मदद के लिए चिल्लाता रहा, कहता रहा कि वो जिंदा रहना चाहता है, वो डूबना नहीं चाहता, आप बचा लीजिए। पुलिस, प्रशासन और बचाव दल की टीम वहां पर मौजूद थी। फिर भी एक पिता के सामने उसके इकलौते बेटे की तड़प तड़प कर मौत हो गई। युवराज के पिता का कहना है कि अगर सिस्टम ने, प्रशासन ने, व्यवस्था ने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया होता तो उनके बेटे की जान बच सकती थी। क्या कोई बात हुई थी आपकी? क्या घटना हुआ था? मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे डांटने पर, तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। आज बड़ा सवाल यह है कि युवराज के जो पिता हैं, इनकी क्या गलती है? अपना टैक्स पूरा भरते हैं, इस देश के एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं, एक मिडिल क्लास परिवार है। ये कोई वीआईपी नहीं है, उद्योगपति नहीं है, बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं। और हमारे जैसे जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, इनके जैसे जो लोग हैं, क्या इनकी नियति यही है कि सिस्टम कभी भी अपने रास्ते से थोड़ा सा भी अलग नहीं जाएगा इनकी जान बचाने के लिए? जब ये घटना हुई उसी दौरान एक डिलीवरी बॉय जिसका नाम है महेंद्र, वो डिलीवरी बॉय वहां पर पहुंचा और उसने तय किया कि वो युवराज की जान बचाने की कोशिश करेगा। और ये लड़का रस्सी की मदद से पानी में इतनी रात को ठंड में, इतने ठंडे पानी में उतर गया और काफी देर तक युवराज को खोजने की कोशिश करता रहा। लेकिन तब तक युवराज मेहता पानी में डूब चुका था और उसका शव इस डिलीवरी बॉय को नहीं मिला। जिस डिलीवरी बॉय ने युवराज को बचाने का यह साहस किया, उसने इस मामले में हुई कई लापरवाहियों का भी खुलासा किया है। आप सुनेंगे तो पूरा देश आज शर्मिंदा हो जाएगा। ये 16 तारीख की रात की घटना है जी। 12 बजे की ज्यादा धुंध होने के कारण एक लड़का गाड़ी में आ रहा था जो कि टाटा सोसाइटी में रहता है 150 में। यहाँ पे ना तो बैरिकेड थी, ना दीवार थी, कुछ नहीं था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था रोड है लास्ट तक भी। इतनी दर्दनाक उस भाई की मौत हुई है। 12 बजे गिरने के बाद वो लड़का गाड़ी पे बैठ गया था। उसकी गाड़ी भी 1.5 से 2 घंटे डूबी नहीं थी। वो गाड़ी पे बैठने के बाद बराबर टॉर्च दिखाई है उसने कि मैं इधर हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए। किसी ने भी उस भाई की हेल्प नहीं की। 100 प्लस लोग थे। 1:40 में मेरा ऑर्डर बाजता है, मैं आके देखता हूँ कि कुछ लोग मुझसे ये कह रहे थे कि कुछ समय से यहाँ पे एक लड़का फंसा हुआ है और उसे बचाने के लिए कोई भी अंदर नहीं जा रहा। तो मैंने पूछा कि मैं जा सकता हूँ क्या? तो सबने मुझसे सवाल किया कि तुम पे तैरना आता है? मैं कहा जी आता है। आप जा सकते हैं? हाँ, मैं हाँ बिल्कुल जा सकता हूँ। तो ठीक है तो जाइए। मैंने बिना देरी किए 1 मिनट के अंदर मैं सीधा कमर से रस्सा बांध के, मैंने सिर्फ कपड़े भी नहीं उतारे थे, मैं सीधा ऐसे ही भाग गया था बिना देरी की। मैंने 30 से 40 मिनट उस भाई को सर्च किया अंदर जाके, पर वो भाई मुझे नहीं मिल रहा था। वो जब मैं आया तो वो जब डूब चुका था, देरी हो चुकी थी मुझे, वरना मुझसे पहले यहाँ 100 प्लस लोग थे। इस लड़के ने जो कुछ बताया वो हमारे समाज की पोल खोलता है। हमारे देश में अब लोग, उनका जो ज़मीर है, उनका जो साहस है, वो कैसे मरता जा रहा है, आपको ये बताता है। हमारी व्यवस्था और हमारा प्रशासन अब किसी मौत पर भी उसका दिल पसीजता नहीं है, वो ये बताता है। वो ये बताता है कि हमारा प्रशासन, हमारा जो सिस्टम है, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है इस प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए।
और आज भी उनके लिए किसी व्यक्ति की जान की कोई कीमत नहीं। आज इस डिलीवरी बॉय के लिए पूरे देश को ताली बजानी चाहिए। इस लड़के ने साहस दिखाया और भारत के एक नागरिक के तौर पर, समाज का एक हिस्सा होने के तौर पर अपना हर कर्तव्य इस लड़के ने निभाया है। डिलीवरी बॉयज को क्या पैसा मिलता है, उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ता है, वो कितनी बुरी स्थिति में है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन आपको पैसा नहीं मिल रहा, आपकी स्थितियां ठीक नहीं हैं, आप दुखी हैं, आपको अपने जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, फिर भी कुछ मिलता नहीं। इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति एक अच्छा इंसान तब भी बन सकता है। आप तब भी अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन सरकारी कर्मचारियों की युवराज को बचाने की जिम्मेदारी थी, उनका कर्तव्य था, उनका काम था, वो इस दौरान वहां खड़े रहकर सिर्फ तमाशा देखते रहे और इस लड़के को उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं है, ये हत्या है। इस घटना के बाद नोएडा के सेक्टर 50 में जो अलग अलग हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उनमें रहने वाले लोगों ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है और करीब 15 दिन पहले इसी स्थान पर एक ट्रक भी इसी गड्ढे में गिर गया था। लेकिन उस हादसे से भी किसी ने कोई सबक नहीं लिया। क्या हर बार सिस्टम को जागने के लिए मौत का यह अलार्म लगाना जरूरी है? इस मामले में हर स्तर पर कानून तोड़ा गया है। हर जगह पर आपको देखेंगे, आप हर जगह पर हमारा सिस्टम फेल हुआ है। इस जगह पर ना तो कोई बैरिकेडिंग की गई थी, ना कोई रिफ्लेक्टर लगाया गया था, ना ही वहां पर कोई स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था थी। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी की तरफ से नाले की सफाई तक नहीं की गई थी, जिसकी वजह से गड्ढे में पानी भरता चला गया और ये एक छोटा तालाब बन गया। सोचिए, सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा था, लेकिन किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की और ये सब इंतजार करते रहे कि कोई इसमें गिरे, किसी की जान जाए और उसके बाद हमारी नींद टूटेगी। यानी इस मामले में हर स्तर पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं और इसीलिए अब से थोड़ी देर पहले नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को वहां से हटा दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक एसआईटी गठित की है। एसआईटी 5 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इससे पहले नोएडा अथॉरिटी ने ट्रैफिक सेल के एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया था, जबकि 2 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। और नोएडा पुलिस ने इस कंस्ट्रक्शन में शामिल 2 बिल्डर्स के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। बस एक 27 साल के इंजीनियर की जिंदगी की कीमत सिर्फ इतनी है कि आप एक कमेटी बना दीजिए, एसआईटी बना दीजिए, जांच बैठा दीजिए, 2-4 अधिकारियों को ट्रांसफर कर दीजिए, 2-4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दीजिए। बस इस हादसे के लिए जिम्मेदार अलग अलग विभागों के अधिकारियों से जब सवाल पूछे गए तो पिछले 2 दिनों में किसी ने भी कोई ठोस जवाब दिया नहीं। जवाब भी देंगे तो क्या जवाब देंगे, इसका कोई जवाब है ही नहीं। इसलिए सभी का एक जैसा रटा रटाया जवाब था कि जांच हो रही है, जांच जारी है। नोएडा प्राधिकरण की ओर से जांच करवाई जा रही है और जांच उपरांत कार्रवाई करेंगे इसमें। अभी उसकी पूरी विस्तृत जांच करवा रहे हैं। जांच में पता चलेगा किसकी जमीन थी, किसको आवंटित है और कौन उसका किसको मेंटेन करनी थी। वो जो रोड जा रही है वहाँ पर अभी तक तो हमारा जो है ना बसा हुआ सेक्टर नहीं है वो अभी, तो हम लोग जहाँ पर बसावट होती है वहाँ पर काम करवाते हैं और आवश्यकता के हिसाब से यहाँ जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ करवाएंगे। आपके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या है? एक मैं वही बता रहा हूँ, रोड की सफाई और नाले की ठीक है, सफाई। तो नाले को लेकर कितनी शिकायतें आपको अभी तक मिली थी? क्योंकि यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि नाले की तो सफाई हो रही है। ये पानी कहाँ से आया है? ये पानी कहाँ से आया? ये इसी नाले से आया है या कहीं और से आया है? ये पानी इसी नाले का है। इसी नाले का क्यों जा रहा है ये अंदर? क्योंकि आपकी निकासी व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि दीवार टूट गई ना, आप देख रहे हैं। नाले से पानी कैसे गया? आज से नहीं, 10 साल से पानी जा रहा है, लोग बता रहे हैं। वो मुझसे कंसर्न नहीं। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जांच की जा रही और जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, सभी अधिकारी सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जांच हम करवाएंगे, जांच चल रही है और जब जांच की रिपोर्ट आएगी तब देखा जाएगा। इसलिए आज
हम ये पूछना चाहते हैं कि भारत के जो लोग हैं, भारत के जो नागरिक हैं, क्या इनकी किस्मत में सिर्फ ये जांच लिखी हुई है? जांच के अलावा कुछ नहीं। जांच किस्मत में लिख दी गई है, लेकिन जान नहीं बच सकती। जान जाने के बाद बस जांच होती रहेगी। यही किस्मत लिखवा कर लाए हैं ये सारे लोग। खुशी इस बात की है कि लोग जाग रहे हैं, लोगों के अंदर जागृति आ रही है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग इसके बारे में लिख रहे हैं और अब आसपास रहने वाले लोग सड़कों पर उतरे और इस 27 साल के युवा के लिए अब वो इंसाफ मांग रहे हैं। हमारे देश में अक्सर कहा जाता है कि भारत में सबसे सस्ती अगर कोई चीज है तो वो है इंसान की जान। आज आप देश के किसी भी शहर या गांव में रहते हो, आपके आसपास भी ऐसी न जाने कितनी मौत की खाइयां, मौत के तालाब, मौत का सामान सड़कों पर ऐसे ही खुलेआम आपको पड़ा मिलेगा, जिसे रोकने वाला कोई नहीं, जिसको ठीक करने वाला कोई नहीं। और हम सब जानते हैं, पूरा प्रशासन जानता है कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, यहां गिरकर कोई दुर्घटना हो सकती है और पूरा देश एक और दुर्घटना के इंतजार में बैठा रहता है। जब दुर्घटना में किसी की जान चली जाती है और मीडिया में हेडलाइन बनती हैं, तब प्रशासन की नींद टूटती है। फिर छोटी मोटी कार्रवाई कर दी जाती है और जांच बैठा दी जाती है। लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर है कि लोगों को जांच में क्या निकला ये भी याद नहीं रहता। आप देखिएगा 5 दिन के बाद जब इसकी जांच भी आएगी तो मीडिया में कहीं उसके बारे में नहीं छपा होगा। लोग भी आगे बढ़ जाएंगे, लोग भूल जाएंगे और फिर पूरा देश एक और दुर्घटना का इंतजार करेगा। ये सारा प्रशासन एक और दुर्घटना का इंतजार करेगा। ये दुर्घटना कहां होगी ये कोई नहीं कह सकता। इस बार नोएडा में हुई है, जो दिल्ली के बहुत पास में है। अब हो सकता है देश के किसी और शहर में होगी, किसी और राज्य में होगी, फिर वहां किसी का ट्रांसफर होगा, फिर वहां जांच बैठाई जाएगी। इसलिए एक देश के तौर पर हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, उन्हें मजबूत करने की ज़रूरत है और उनके अंदर एक संवेदना लाने की ज़रूरत है कि इस देश के हर नागरिक की जान सबसे कीमती है। अब हम मशहूर संगीतकार अल्लाह रखा रहमान यानी AR रहमान की सांप्रदायिक मानसिकता को आपके लिए डिकोड करेंगे। इस समय दुनिया भर में मशहूर कंपोजर, सिंगर और ऑस्कर अवार्ड के विजेता 59 वर्ष के AR रहमान के एक विवादित बयान की चर्चा हो रही है। AR रहमान ने BBC को हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में उन्हें कम फिल्में मिली हैं और शायद उसकी एक वजह सांप्रदायिक और धार्मिक भी हो सकती है। इस इंटरव्यू में, इस बयान में वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल फिल्मों में उन्हें काम इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो एक मुस्लिम है और फिल्म इंडस्ट्री में अब कुछ ऐसे लोग बड़े फैसले ले रहे हैं जो शायद क्रिएटिव नहीं है या फिर सत्ता में कोई ऐसा बैठा हुआ है जो अब पूरे सिस्टम में बदलाव ला रहा है। ये जो इंटरव्यू कर रहा था एंकर, उसके बारे में भी आपको जानना आज जरूरी है। इस इंटरव्यू में पाकिस्तानी मूल के एक ब्रिटिश पत्रकार हारून राशिद AR रहमान से सवाल जवाब कर रहे थे। इस पत्रकार ने उनसे भारत में पक्षपात और भारतीय समाज में हिंदू और मुस्लिम बंटवारे को लेकर कई सवाल पूछे, क्योंकि ये जो पत्रकार हैं बाहर के, इन्हें भारत के समाज के बारे में जो सबसे ज्यादा चीज आकर्षित करती है, जिसके बारे में जो इनका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो यही है कि भारत में मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। और उन्होंने AR रहमान को सामने बैठाया और AR रहमान को कुरेदने लगे और जब थोड़ा सा कुरेदा तो AR रहमान के दिल का दर्द, या ये कह लीजिए कि उनके मन में उनकी जो भावनाएं हैं जो पनपती रही होंगी वर्षों से, वो सामने आ गई। और इसके बाद AR रहमान ने इस पाकिस्तानी मूल के एंकर को अपने मन की बात बता दी। AR रहमान के बारे में अब तक पूरा देश यही जानता था कि वो भारत के सबसे कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक है। पिछले लगभग 35 सालों में उन्होंने अपने संगीत से हर भारतीय के दिल को छुआ है और उन्हें गर्व करने का मौका दिया है। लेकिन इस बयान के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि वो एक मुस्लिम पहले हैं और कलाकार बाद में, और शायद भारतीय तो उसके बाद हैं। लेकिन आज हम अल्लाह रखा रहमान से सिर्फ ये सवाल पूछना चाहेंगे कि जब उनके गाने हिट हो रहे थे, उन्हें शानदार कामयाबी मिल रही थी, उनके लिए तालियां बज रही थीं, उन्हें दौलत और शोहरत दोनों मिल रही थी, तब तक भारत में सब कुछ ठीक था।
लेकिन जैसे ही उनके गाने और संगीत थोड़ा फीका पड़ने लगा, संगीत के बाजार में उनसे बेहतर और प्रतिभाशाली कई दूसरे युवा म्यूजिक डायरेक्टर्स आ गए और उन्हें कामयाबी मिलनी बंद हो गई, तो उन्हें ऐसा क्यों लगने लगा कि वो मुस्लिम हैं, इसलिए उन्हें काम नहीं मिल रहा, इसलिए उनके गाने नहीं चल रहे। अल्लाह रखा रहमान ने अपने इंटरव्यू में वर्ष 2025 में आई एक फिल्म के लिए भी विवादित बयान दिया और इस फिल्म का नाम था छावा। आपको याद होगा, सुपरहिट फिल्म थी छावा। इस फिल्म का म्यूजिक खुद ए आर रहमान ने ही दिया है। इसमें मराठा इतिहास, छत्रपति संभाजी महाराज और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच के ऐतिहासिक संघर्ष को दिखाया गया था, लेकिन अल्लाह रखा रहमान ने इसे समाज को बांटने वाली फिल्म बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह रखा रहमान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अल्लाह रखा रहमान संगीत की नई प्रतिभाओं से मुकाबला नहीं कर पा रहे और अब उनका संगीत पुराना और एक जैसा लगने लगा है और अब वो इसे मुस्लिम विक्टिम कार्ड के जरिए छिपाना चाहते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज हर भारतीय के मन में है। आज हर वो भारतीय आहत है जिसने ए आर रहमान का संगीत कभी ना कभी गुनगुनाया है, जो उनके संगीत पर एक जमाने में गर्व किया करता था। अल्लाह रखा रहमान को अब तक 7 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं और आज तक हमारे देश में किसी म्यूजिक डायरेक्टर को इतनी बार ये सम्मान नहीं मिला है। लेकिन तब ए आर रहमान ने कोई शिकायत नहीं की। वो मानते रहे कि यह सफलता एक कलाकार की है, लेकिन जैसे ही असफलता आई, वो एक कलाकार से अचानक से मुसलमान बन गए। आप खुद से सवाल पूछिए कि आपने आखिरी बार ए आर रहमान का कोई सुपरहिट गाना कब सुना था? बहुत याद करने पर भी आपको उनका कोई लेटेस्ट हिट गाना शायद याद नहीं आएगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि माँ तुझे सलाम और जय हो जैसे सुपरहिट गाने देने वाले ए आर रहमान हाल फिलहाल में इस तरह का अपना कोई संगीत का कमाल दिखा नहीं पाए हैं। वर्ष 1997 में ए आर रहमान का एक गाना पूरे भारत के लिए राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बन गया था और इस गाने के बोल थे माँ तुझे सलाम। और आज भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर यह गाना पूरे देश में गूंजता है। ए आर रहमान कहते हैं कि हाल के वर्षों में सत्ता के बदलने से देश में उनके जैसे क्रिएटिव लोगों पर फर्क पड़ा है। 2020 में, याद कीजिए वर्ष 2020, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, तब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके सम्मान में दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एक बैंक्वेट का आयोजन किया था, जिसमें देश के बहुत ही चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया गया था, बहुत चुनिंदा लोग। और उस प्रतिष्ठित डिनर में ए आर रहमान को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने खुद ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अपनी डाली थी। ये वो डिनर है राष्ट्रपति भवन का, लेकिन तब उन्होंने कोई शिकायत नहीं की थी। और ये तो 2020 की बात है। 2020, सत्ता वही, सत्ता में रहने वाली पार्टी वही, प्रधानमंत्री वही, सरकार वही, बड़े बड़े फैसले लेने वाले लोग भी वही, लेकिन वो ए आर रहमान को राष्ट्रीय पुरस्कार भी दे रहे हैं, उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर करने के लिए भी बुलाया जा रहा है। तब तक सब कुछ ठीक था। वर्ष 2022 में रिलीज हुई एक तमिल फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें 2024 में मिला है और वर्ष 2017 में उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए। अब अगर पिछले 8 साल में उनके साथ मुस्लिम होने की वजह से कोई भेदभाव होता तो क्या उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलता? इस देश के लोगों ने उन्हें धन दौलत, नाम, शोहरत, 7 नेशनल अवार्ड्स, 2 ऑस्कर अवार्ड दिलवाए। तब तक उनके लिए हमारे देश का सिस्टम भी ठीक था और इंडस्ट्री में कोई भेदभाव भी नहीं था। लेकिन जैसे ही नया टैलेंट आया, इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ा, लोगों को नए और प्रतिभाशाली म्यूजिक कंपोजर्स के गाने ज्यादा पसंद आने लगे, तो यहीं से ए आर रहमान की परेशानियां शुरू हो गई। आज ए आर रहमान रामायण जैसी मेगा बजट की नई फिल्म के लिए संगीत दे रहे हैं। भगवान राम हिंदुओं के सबसे बड़े आदर्श हैं और रामायण को हिंदुओं का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। रणवीर कपूर इस फिल्म में भगवान श्री राम की भूमिका निभा रहे हैं और इस फिल्म का बजट करीब 4000 करोड़ रुपए है। अगर फिल्म इंडस्ट्री में मुस्लिम के नाम पर भेदभाव किया जाता तो क्या ए आर रहमान को रामायण में म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर काम मिलता? अगर ऐसा होता तो हमारे देश के 3 बड़े सुपरस्टार, जिन्हें आप खान्स कहते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, आज तक शीर्ष पर बने होते। हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं और वो इन खान्स की फिल्म देखने के लिए
सबसे ज़्यादा यही लोग जाते हैं अपनी जेब से मेहनत का पैसा खर्च करके, और वो किसी फिल्म स्टार का धर्म नहीं बल्कि उसका काम देखते हैं। फिल्म इंडस्ट्री का नियम हमेशा से बिल्कुल स्पष्ट रहा है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जो कंटेंट दर्शकों को पसंद आता है वही बिकता है, और वही ट्रेंड होता है, वही सफल होता है। स्थायी सिर्फ एक चीज है, और वो है दर्शकों की पसंद। और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी यही कह रहे हैं कि इसमें धर्म के नाम पर कोई भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मैं यहाँ पर मुंबई में सभी लोगों से मिलता हूँ, लोग दे हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। हो सकता है लोग ये समझते हो कि अभी वो वेस्ट में ज़्यादा बिजी हो गए हैं, ये समझते हो कि उनके प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े, उनके जो होते हैं शोज़ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, वो उसमें उनका ज़्यादा टाइम जाता है, तो शायद हमारे लिए इतने अवेलेबल ना हो। और रहमान इतने बड़े आदमी है, छोटा मोटा प्रोड्यूसर तो डरता भी है उनके पास जाने पे, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी कम्युनल एलिमेंट। अगर ऐसी कोई बात होती, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी कम्युनल माइनॉरिटी एंगल जो भी आप कह रहे हो। म्यूज़िक में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसी बात होती तो हमारे सारे तीनों सुपरस्टार्स जो 30 साल से, वो भी अगर आप कहें तो माइनॉरिटी में, बट उनकी फैंस किसी से कम है, बढ़ती जा रही है जी। तो ऐसा तो नहीं होता है। अच्छा काम करे, अच्छा म्यूज़िक करे, और ये सब लेके ना सोचे। पिछले 35 सालों से भारत में किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि अल्लाह रखा रहमान का धर्म क्या है और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कब किया था। अल्लाह रखा रहमान का जन्म असल में एक हिंदू परिवार में हुआ था, और पहले उनका नाम दिलीप कुमार था और उनके माता पिता तमिल हिंदू थे। लेकिन वर्ष 1989 में 23 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम अल्लाह रखा रहमान कर लिया। लेकिन इन सब का उनके संगीत से, उनकी प्रतिभा से और उनकी पहचान से कोई लेना देना नहीं रहा। अब ए आर रहमान ने इस पूरे विवाद पर सफाई दी है और कहा है कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया है, और उन्होंने अपने आप को एक सच्चा भारतीय बताया है। India is my inspiration, my teacher and my home. I understand that intentions can sometimes be misunderstood. But my purpose has always been to uplift, honor and serve through music. I have never wished to cause pain, and I hope my sincerity is felt. I feel blessed to be Indian, which enables to create a space which always allows freedom of expression and celebrates multicultural voices. From nurturing Jala, presented at the Wave Summit in front of the Honorable Prime Minister and Ruhinur, to collaborating with the young Naga musicians to create a string orchestra, to mentoring the Sunshine Orchestra, also building Secret Mountain, India's first multicultural virtual band, and the honor of scoring Ramayana alongside Hans Zimmer. Each journey has strengthened my purpose. तो उन्होंने अपनी गलती को सुधारा। ए आर रहमान ने पहले बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया, अपना बयान दिया, उसके बाद हमारे देश के लोग बड़े आहत हुए। लगातार सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की। ए आर रहमान को लगा कि उनके मुंह से कुछ गलत बात निकल गई है। ये उनके दिल की बात थी या सिर्फ जुबान से ऐसी बात निकली, कोई कह नहीं सकता। लेकिन अगले दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उन्होंने एक नया वीडियो बनाया है और अब उन्होंने अपनी सारी पुरानी बातों को गलत बताया है और कहा है कि उन्हें गलत समझा गया। अब ये दर्शकों पर है, ये आप सब पर है कि आप उनके पुराने बयान पर विश्वास करना चाहेंगे या फिर नए बयान पर आप विश्वास करेंगे। अब हम अगला विश्लेषण आपको दिखाने से पहले आपको 18 अगस्त 2025 की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूरोपीय देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को बुलाया था। और ये सभी राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति ट्रंप के सामने कुछ ऐसे बैठे थे जैसे ट्रंप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हों और ये सभी उनके छात्र हों और ये सब उनकी क्लास अटेंड कर रहे हों। ये तस्वीर इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि शायद ट्रंप उसी दिन समझ गए थे कि आगे भविष्य में अब वो जो भी फैसला लेंगे उसे यूरोप के देश बिना विरोध किए ही मान लेंगे और यूरोप के नेता उनके सामने सरेंडर कर चुके हैं। ये एहसास डोनाल्ड ट्रंप को शायद उसी दिन हो गया था और उसी दिन उन्हें यह बात समझ में आ गई थी कि एक ना एक दिन मैं ग्रीनलैंड पर अपना दावा पेश करूंगा
और ये सारे देश मेरे सामने ठहर नहीं पाएंगे। और हमने ये बात उस दिन भी कही थी और आज हम आपको डिकोड का उस दिन के एपिसोड का एक छोटा सा अंश दिखा रहे हैं, आप भी देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के मशहूर ओवल ऑफिस में बैठे हुए हैं। उनके सामने 8 कुर्सियां लगी हुई हैं जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सहित यूरोप के बड़े-बड़े देशों के प्रमुख, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी क्लासरूम में बैठे छात्रों की तरह दिख रहे हैं। ये सभी लोग बड़ी गंभीरता से ट्रंप की बातें सुन रहे थे, पर किसी कूटनीतिक बैठक से ज्यादा ये एक स्कूल की क्लास लग रही थी और इसे आप ट्रंप स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। वर्ष 2000 में हिंदी में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम है मोहब्बतें। इसमें अमिताभ बच्चन ने एक स्कूल के प्रिंसिपल की भूमिका निभाई थी, आपको याद होगा। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन अपने स्कूल में परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन की बात करते थे, लेकिन ट्रंप के स्कूल में ना तो परंपरा है, ना प्रतिष्ठा है और ना ही कोई अनुशासन है। ट्रंप के स्कूल में है लाइट, कैमरा, एक्शन। और अमेरिका के सामने यूरोप के सरेंडर की सबसे बड़ी वजह यह है कि यूरोप ने अपनी ऊर्जा से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और अपनी सुरक्षा तक सब कुछ आउटसोर्स कर दिया है और आज वो अपनी जरूरतों और अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर, बड़े देशों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर है। और इसलिए यूरोप के देश चाहकर भी ना तो रशिया का कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना ही चीन का कुछ बिगाड़ सकते हैं। अमेरिका के सामने यूरोप के सरेंडर को आप 3 पॉइंट्स में समझिए। पहला, यूरोप के ज्यादातर बड़े देश अपनी एनर्जी के लिए रशिया पर निर्भर थे। वर्ष 2024 में यूरोपियन यूनियन ने रशिया से 2,30,000 करोड़ रुपए का तेल और गैस खरीदा था, लेकिन अब ये देश मिडिल ईस्ट से एनर्जी खरीद रहे हैं। इसलिए एनर्जी के मामले में सब कुछ आउटसोर्स कर दिया, दूसरे देशों पर निर्भर कर रहे हैं। दूसरा, यूरोप के देश मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी चीन जैसे देशों पर निर्भर हैं, यानी वो चीन की फैक्ट्रीज के भरोसे बैठे हैं या दूसरे देशों में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तीसरा, यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए भी नेटो पर निर्भर है, यानी सुरक्षा को भी ये अमेरिका जैसे देशों को आउटसोर्स कर चुके हैं। नेटो की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की सेना है और अमेरिका के हथियार उनकी ताकत हैं। सबसे ज्यादा पैसा भी नेटो में अमेरिका ही लगाता है। इसलिए आज का यूरोप ना तो खुद अपनी ऊर्जा पैदा कर सकता है, ना खुद के लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है और ना ही खुद की रक्षा कर सकता है। छोटे छोटे देश हैं, छोटी छोटी सेनाएं हैं। यानी यूरोप के देश कहने के लिए तो आजाद हैं, लेकिन उनकी रणनीतिक आजादी आज अमेरिका के पास गिरवी रखी है और यही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की असली ताकत है। और इसीलिए आज हमने आपको वो पुरानी तस्वीर दिखाई है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये एहसास उसी समय हो गया था कि वो अब दुनिया में मनमानी कर सकते हैं और यूरोप के देशों के ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अब उनके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। आज पूरी दुनिया में एक सवाल पर बड़ी चर्चा हो रही है और वो ये है कि क्या अमेरिका वाकई में ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा, और अगर हां तो यूरोप उसे रोक क्यों नहीं पा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें 2 बड़ी बातें लिखी। पहला, पूरी दुनिया में 8 युद्ध रुकवाने के बाद भी उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला है, इसलिए अब उन्होंने शांति के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है और सारी दुनिया की शांति का ठेका अब उन्होंने नहीं लिया है। अब उनकी जो नई बात है वो ये है कि जब मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिला ही नहीं तो अब मैं शांति के बारे में सोचूंगा भी नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अब आप लोग सोचिए। दूसरा, दुनिया तब तक सुरक्षित नहीं होगी जब तक ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा नहीं होगा। राष्ट्रपति ट्रंप 17 जनवरी यानी शनिवार को सोशल मीडिया पर यह लिख चुके हैं कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड नहीं मिला तो वो 1 फरवरी से ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस सहित यूरोप के 8 देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे और 1 जून के बाद टैरिफ को बढ़ाकर वो 25% कर देंगे। यानी जो राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ किया रशिया से तेल खरीदने के बारे में, वही अब वो यूरोप के इन देशों के साथ करने वाले हैं और इन्हें इस बात की सजा मिलेगी कि ये डेनमार्क का साथ क्यों दे रहे हैं, ये ग्रीनलैंड का साथ क्यों दे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध यूरोपीय देशों के साथ खुद ग्रीनलैंड की जनता भी कर रही है। 18 जनवरी यानी रविवार को ग्रीनलैंड की राजधानी में हजारों लोगों ने अमेरिका के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया। इनके हाथ में पोस्टर्स थे जिन पर लिखा था ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, यानी ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है।
और इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी थे। यह प्रदर्शन ग्रीनलैंड में अमेरिकी दूतावास के सामने किया गया था। जरा तस्वीरें देखिए। ग्रीनलैंड के जो लोग हैं, छोटा सा देश है ग्रीनलैंड, कुछ हजार की आबादी है, और आप सोचिए वहां के लोग अब अमेरिकी दूतावास के सामने आकर खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रीनलैंड के लोगों की हिम्मत देखिए। ग्रीनलैंड की आबादी 60,000 के बराबर है, यानी नोएडा से भी कम। एक हमारे देश में एक छोटा सा जो कस्बा होता है, उसकी आबादी भी शायद ग्रीनलैंड जैसे पूरे इलाके से ज़्यादा होगी। यहाँ सिर्फ 60,000 के आसपास लोग रहते हैं। और इन प्रदर्शनों के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं कि यूरोप के देश और ग्रीनलैंड नाराज तो हो सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका से लड़ नहीं सकते। एक तरफ ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ट्रंप को शांति का संदेश दे रहे हैं और वो कहते हैं कि इसका हल शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा सकता है। Do you think Donald Trump is genuinely considering military action? Look, I don't actually. I think that this can be resolved and should be resolved through calm discussion, but with the application of the principles and values that I've set out in terms of who decides the future of Greenland. तो यूरोप के सारे नेता अभी भी शांति की बात कर रहे हैं और ट्रंप जबरदस्ती और युद्ध की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए भी अब एक नई कमेटी बना दी है और इसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। और इस कमेटी के सदस्य वही देश बनेंगे जिन्हें ट्रंप खुद अपना पर्सनल संदेश भेजकर इसमें शामिल होने का निमंत्रण देंगे। और अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 18 जनवरी को एक चिट्ठी भेजकर बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य बनने का ऑफर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया है। इस कमेटी में सदस्य बनने की फीस लगभग $1 बिलियन है, यानी 9,000 करोड़ रुपए सिर्फ मेंबरशिप फीस रखी गई है। और देखिए ट्रंप कह रहे हैं कि 9,000 करोड़ रुपए आप भरिए और इस कमेटी के सदस्य बन जाइए, पीस कमेटी के। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी इस कमेटी में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया है। और हैरान और दिलचस्प बात यह है कि रशिया से तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था। और अब गाजा पीस प्लान के लिए राष्ट्रपति ट्रंप उसी रशिया को इसका मेंबर बनने का ऑफर दे रहे हैं। उसी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कह रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आप इस पीस कमेटी का सदस्य बन जाइए, मेंबर बन जाइए। तो अब आप देख लीजिए कि अगर भारत रशिया से कुछ आदान प्रदान करे, दोस्ती करे, उनसे तेल खरीदे, तो डोनाल्ड ट्रंप सैंक्शन लगा देंगे 25%। और वही डोनाल्ड ट्रंप अब गाजा पर पीस कमेटी में सदस्य बनाने के लिए उन्हीं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इनवाइट कर रहे हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होने का ऑफर दिया है, जिसके बाद यह चर्चा हो रही है, मजाक कर रहे हैं लोग कि जो पाकिस्तान खुद दूसरे देशों से उधार मांगकर अपना काम चलाता है, वो 9,000 करोड़ रुपए की मेंबरशिप फीस कहां से देगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये 9,000 करोड़ रुपए की जो मेंबरशिप फीस है, अगर कोई देश इसे दे भी देगा तो क्यों देगा और इससे उस देश को क्या मिलेगा। तो अब तक राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के 60 देशों को इस कमेटी की मेंबरशिप का ऑफर दिया है। ट्रंप की कोशिश संयुक्त राष्ट्र के बराबर एक संस्था बनाने की है और इसका चार्टर पढ़ने से ऐसा लगता है कि इसका एजेंडा सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं होगा।
यानी इतने हजार करोड़ रुपए की मेंबरशिप फीस देकर आपको सिर्फ एक कमेटी की सदस्यता मिलेगी, जिससे आप उसमें किसी प्रस्ताव पर वोट कर पाएंगे। आपको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। हालांकि वोट का कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि इस कमेटी के चेयरमैन खुद ट्रंप हैं और वो किसी भी प्रस्ताव को जैसा उनका मन करे वैसा रद्द भी कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ट्रंप अब इस पीस कमेटी के जरिए एक संयुक्त राष्ट्र के बराबर दूसरी संस्था खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर उनका ज्यादा कंट्रोल हो। और वो कह रहे हैं, देशों को बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि आप इसमें मेंबर बनिए और 9,000 करोड़ रुपए की मेंबरशिप फीस इसमें भरिए। अब देखने वाली बात यह है कि कितने लोग कितने देश इसके मेंबर बनना चाहेंगे। अब उस खबर को आपके लिए डिकोड करेंगे जिसे ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक कहा जा रहा है। ईरान में लड़ाई अब सड़कों से निकलकर सैटेलाइट तक पहुंच गई है। ईरान में सत्ता के सबसे मजबूत हथियार, वहां के सरकारी टीवी चैनल को 10 मिनट के लिए हैक कर लिया गया और इस दौरान सरकार विरोधी प्रदर्शनों को इस टीवी चैनल पर दिखाया गया। ईरान के कई सरकारी टीवी चैनल्स को दिखाने के लिए वहां एक सैटेलाइट नेटवर्क है जिसका नाम है बद्र। रविवार यानी 18 जनवरी को रात 9:30 बजे इसी बद्र सैटेलाइट की लाइव फीड को किसी ने हैक कर लिया। इसके बाद इन चैनलों पर अचानक से ईरान की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें चलने लगी। ईरान के क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के वीडियोस दिखाए जाने लगे और उनके 2 संदेश दिखाए गए। पहला, प्रदर्शनकारियों को कहा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इस्लामी शासन के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं और यूरोप भी उनका समर्थन कर रहा है। और दूसरा संदेश ये चला कि ईरान के क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने ईरान के सुरक्षा बलों से प्रदर्शनकारियों का साथ देने के लिए कहा है और प्रदर्शनकारियों को जल्द ही मदद पहुंचाने का भरोसा भी दिया है। इसके बाद ईरान की सरकार ने बताया कि कुछ इलाकों में टीवी की लाइव फीड को हैक कर लिया गया है, लेकिन यह हैकिंग किस संगठन ने की है या किसी देश ने की है, इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। एक तरफ ईरान की सरकार इंटरनेट बंद करती है, टीवी को अपने कंट्रोल में रखती है, चैनलों को, और दूसरी तरफ विरोधी ताकतें अब ईरान के सैटेलाइट, साइबर और ब्रॉडकास्ट सिस्टम को ही अपना निशाना बना रही हैं। यह पहली बार नहीं है जब ईरान के सरकारी चैनल की लाइव फीड को हैक किया गया हो। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि वर्ष 1986 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने रजा पहलवी के समर्थकों को एक टेलीविजन ट्रांसमीटर दिया था, जिसकी मदद से ईरान के कुछ सरकारी टीवी चैनल्स के सिग्नल्स को 11 मिनट के लिए हैक कर लिया गया था। वर्ष 2022 में ईरान के सरकारी टीवी के प्रसारण को कुछ सेकंडों के लिए हैक किया गया था और तब ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे और संदेश दिखाए गए थे। ईरान के सरकारी टीवी सैटेलाइट का हैक होना सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की कमजोरी नहीं है, इससे साफ है कि ईरान के सूचना तंत्र को बाहर से कंट्रोल करने की कोशिशें हो रही हैं। और ईरान में प्रदर्शन शुरू होने के बाद इंटरनेट पर पाबंदी लगाई दी गई थी और इस समय भी वहां इंटरनेट की जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो है। वो स्लो इसलिए है ताकि वहां के लोग यहां होने वाली घटनाओं के बारे में किसी को बता ना सकें, यहां जो वीडियोज़ हैं ये वीडियो कहीं बाहर ना भेज सकें। और इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ईरान के लोगों को मुफ्त में इंटरनेट की सेवाएं इस समय दे रही है। अब आपको इन विरोध प्रदर्शनों का अपडेट देते हैं। ईरान में 28 दिसंबर 2025 से पिछले 23 दिनों से प्रदर्शनकारी अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं। एक ब्रिटिश अखबार द संडे टाइम्स के मुताबिक अब तक 16,500 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। बहुत बड़ी संख्या है, 16,000 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और 3,30,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मारे गए लोगों और घायलों में ज्यादातर की उम्र 30 साल से कम बताई गई है। यह भी बताया गया है कि प्रदर्शन करने वालों में छात्र, कलाकार, खिलाड़ी और युवा शामिल हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अब तक ईरान में 5,000 लोग मारे गए हैं, जिनमें 500 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। यानी अलग अलग एजेंसी अलग अलग नंबर बता रही हैं। कोई कह रहा है 16,000 लोग मारे गए हैं, कोई एजेंसी कह रही है कि 5,000 लोग मारे गए हैं। शनिवार यानी 17 जनवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने पहली बार यह खुद माना कि इन प्रदर्शनों में कई हजार लोग मारे गए हैं और आज भी ईरान से ऐसी ही तस्वीरें आई हैं जिनमें प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है। हालांकि ये पता नहीं चला है कि ये तस्वीर कब की है। जैसा मैंने आपको बताया कि ईरान में अभी पूरी तरीके से सेंसर लगा दिया गया है। हर जो वीडियो है
वो बड़ी मुश्किल से बाहर आता है। जानकारियां आ नहीं रही हैं क्योंकि वहां पर इंटरनेट पर इस समय पाबंदी है। लेकिन जो नई तस्वीरें आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये नया ज़माना है। आज के ज़माने में विद्रोह के जो सबसे बड़े हथियार हैं या तो वो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है और या फिर टीवी है। तो एक तरफ जब ईरान की सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी, सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, तो दूसरी तरफ उन्होंने ये नया तरीका अपनाया कि उन्होंने वहाँ के जो स्टेट टीवी चैनल हैं उन्हीं को हैक कर लिया और उन्हीं पर अपने संदेश चला दिए और उन्हीं पर अपनी तस्वीरें भी चला दी। अब हम आपको भारत और यूएई की मजबूत दोस्ती की कुछ नई और शानदार तस्वीरें दिखाते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान आज शाम करीब 4:30 बजे भारत पहुंचे और खास बात यह है कि वो सिर्फ 2 घंटे के लिए ही भारत के दौरे पर आए थे। उनकी यात्रा भले ही छोटी थी लेकिन दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट पर गए और आज एक बार प्रधानमंत्री मोदी की कार डिप्लोमेसी फिर से देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति एक ही कार में बैठकर एयरपोर्ट से बाहर निकले और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने आधिकारिक निवास 7 नंबर लोक कल्याण मार्ग पर उन्हें लाए। दोनों नेताओं ने झूले पर बैठकर बातचीत की और ये दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी की दोस्ती की एक नई तस्वीर है। यूएई के राष्ट्रपति की यह भारत की तीसरी आधिकारिक यात्रा थी और आज प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गुजरात का एक पारंपरिक शाही नक्काशीदार लकड़ी का झूला गिफ्ट किया और प्रधानमंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति को एक कश्मीरी पश्मीना शॉल और उस शॉल को रखने के लिए एक ऐसा चांदी का बॉक्स भी गिफ्ट किया जिसे तेलंगाना के कारीगरों ने बनाया था। तो ये एक दोस्त की तरफ से दूसरे दोस्त को दिए गए तोहफे हैं। ये वो झूला है, देखिए, जो गुजरात में बड़ा प्रचलित होता है। गुजरात में तो हर घर में इस प्रकार का एक झूला रखा होता है और इसी झूले को भारत के प्रधानमंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति को तोहफे में दिया है। भारत और यूएई के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए और तेल और गैस की सप्लाई को लेकर और अंतरिक्ष में सहयोग के लिए कई समझौते हुए हैं और अगले 5 वर्षों में दोनों देश अपने आपसी व्यापार को बढ़ाकर दुगना करेंगे। That letter of intent was signed today to work on concluding a framework agreement for strategic defense partnership in order to expand the existing bilateral defense cooperation across a number of areas. On the trade front, following the signing of the Comprehensive Economic Partnership agreement between the two countries in 2022,
The bilateral trade has since crossed $100 billion, and in view of this, the two leaders decided to raise ambitions and look to double bilateral trade to $200 billion by 2032. अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको इंदौर के एक करोड़पति भिखारी से मिलवाएंगे। कहने को तो ये एक भिखारी है, लेकिन इसके पास इंदौर में 3 मकान हैं, 3 ऑटो रिक्शा है और अपनी खुद की एक कार भी है, लेकिन फिर भी ये भीख मांगने का काम करता है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, जो दाग धब्बे निकाले प्यार से। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुल्का ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट। गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा। लिख के ले लो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। अगले विश्लेषण की शुरुआत मैं आपके साथ एक सवाल से करना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, भीख मांगना एक मजबूरी है या फिर ये एक पेशा है? जब आप सड़क पर एक भिखारी को देखते हैं तो आपके मन में क्या भाव आता है? एक लाचार आदमी आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है या एक पेशेवर एक्टर इस समय अपने काम पर है? आज पूरे देश में किसी शहर में चलते चले जाइए, कोई भी शहर हो, हर ट्रैफिक सिग्नल पर आपको ऐसे भिखारी मिल जाएंगे जो बिना पैसे लिए आपको आगे जाने ही नहीं देंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हाल ही में सरकार ने वहां के भिखारियों को विस्थापित करने का काम शुरू किया है। इस दौरान शहर की सड़कों से तमाम भिखारियों की पहचान करके उन्हें दूसरे कामों में लगाया जा रहा है ताकि ये लोग भीख मांगना बंद कर दें। सरकार की मुहिम के दौरान मांगी लाल नाम के एक भिखारी को शहर के एक चौराहे से रेस्क्यू किया गया। पूछताछ के दौरान मांगी लाल ने जो बातें बताई उससे सारे सरकारी अधिकारी हैरान रह गए। मांगी लाल इंदौर में 3 मकानों का मालिक है। इसके पास 3 मकान हैं इंदौर में, 3 ऑटो रिक्शा हैं जिन्हें वो किराए पर चलाता है और उसके पास खुद की एक कार भी है और इस कार के लिए उसने एक ड्राइवर भी रखा हुआ है। इसके अलावा मांगी लाल ने किसी साहूकार की तरह 5 से 6 लाख रुपए सूद पर भी लोगों को उधार दिए हुए हैं और ब्याज वसूलने के लिए वो अक्सर अपनी कार में ही जाता है, जबकि भीख मांगने के लिए वो अपना हुलिया बदल देता था और अपनी गाड़ी को भी कहीं दूर खड़ी करता था। पिछले 8-10 साल से लगातार भिक्षावृत्ति कर रहा है, ऐसा बताया गया वहाँ के लोगों के द्वारा, और हमने इसकी जानकारी ली तो काफी संपन्न व्यक्ति है। ये प्रतिदिन जो अपना ब्याज पे पैसा दिया है वो उगाही करने भी जाता है। ये 4 से 5 लाख रुपया इसने ब्याज पे दिया हुआ है। इसके 3 पक्के मकान हैं और 3 ऑटो रिक्शे हैं जो ये भाड़े पे दे के रखा है लोगों को, और खुद डिजायर पे आता जाता भी रहता है। हाँ, ड्राइवर के साथ में। और जब भिक्षावृत्ति करनी होती है तो वो ट्राईसाइकिल से वो स्लाइडर जैसे लकड़ी की पट्टी है उसमें वो घिसट के फिर भिक्षावृत्ति करता है। ये कुष्ठ रोगी है तो जानकारी मिली है अभी कि इसको शासन की तरफ से एक 1 BHK मकान अलॉटेड हुआ है। हालांकि मांगीलाल का कहना है कि वो भिखारी नहीं है, वो सूद पर पैसे देने का ही काम करता है और किसी ने उसका वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया और अब लोग उसे भिखारी समझने लगे हैं। एक दिन क्या हुआ कि
वो पैसे दे रहा था, तो पहली बात तो मैं कोई मेरे को पैसे देता है जो भी देता था, तो मेरे से जेब में जो मेरा परिचित देते थे, ऐसा मैं हाथ में कभी नहीं लेता था, ऐसा हाथ में पकड़ा ही नहीं। तो उस दिन क्या करा, वो मजाक कर रहा था मेरे से। तो वो 3 दिन का पैसा था, वो तो 600 रुपए देना था, तो उसने दिया। तो उसने क्या करा, मेरा आइडिया बनाया, लेता था ऐसा करके हाथ ऊंचा कर रखा था और कोई वीडियो बना रहा था। सब बताया भी मैंने कि मैंने ये नहीं करा भाई, कि झूठा। बोले भाई मैं बार बार बोलता गया कि देखो मैंने भीख नहीं मांगी, भीख नहीं मांग रही। सबको बोला भाई कि माने नहीं। इस घटना से यह साबित होता है कि हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने को अब एक व्यवसाय बना चुके हैं। ये लोग भिखारियों के बड़े बड़े गैंग्स को चलाते हैं या फिर खुद उनके सदस्य होते हैं। इस देश की भोली भाली जनता इन भिखारियों पर तरस खाकर इन्हें भीख दे देती है और बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि उन्होंने पुण्य का कोई काम किया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना पीछा छुड़ाने के लिए मजबूरी में इन्हें पैसा दे देते हैं। और अब तो भिखारियों के बड़े बड़े गैंग्स महिलाओं और बच्चों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं भीख लेने के लिए। अब कोई बच्चा अगर आपके सामने आकर कहे कि मैं भूखा हूं, तो किसी का भी दिल पसीजना स्वाभाविक है। या फिर कोई वृद्ध महिला आकर कहे या कोई महिला आकर कहे कि मैंने खाना नहीं खाया है, तो इंसान मदद करेगा ही। और लोगों के इसी भोलेपन का फायदा उठाकर मांगीलाल जैसे लोग अपना व्यापार चलाते हैं। ये लोग हर ट्रैफिक सिग्नल पर जो है आपको नजर आ जाएंगे। इन्होंने इलाके अपने बांटे हुए हैं और उसके बाद वहां पर इनका काम शुरू हो जाता है, व्यवसाय शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे देश में आप देखिए कि किसी भी शहर में चले जाइए, सड़क पर किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर चले जाइए, आपको इस प्रकार के जो भिखारी हैं वो हर जगह मिल जाएंगे। हमारा जो देश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उनमें कहा गया है कि जब जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब इंसान को भीख मांगने के बारे में सोचना चाहिए, और वो भी सिर्फ एक बार, बार बार नहीं। हमारे देश में कर्ज को सबसे बड़ा बोझ माना गया है और आज भी जो स्वाभिमानी लोग होते हैं वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते। और इस पर संत कबीरदास का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यही सद्गुरु की सीख। इसका अर्थ है कि मांगना मृत्यु के समान है, इसलिए किसी से भीख कभी मत मांगो, यही सच्चे गुरु की शिक्षा है। मांगना मरने के समान है। फिर भी हमारे देश में भिखारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और किसी भी देश का जो समाज है, अगर वहाँ बड़ी संख्या में भिखारी दिखाई देते हैं, तो इससे वो देश का चरित्र क्या है, उस समाज का चरित्र क्या है, ये भी पता चलता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का, विकसित भारत। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा। लिख के ले लो। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का, विकसित भारत।
तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जब पुराने ज़माने के गाने फिर से सुनने का मन करने लगे तो समझ लीजिए कि आपको ज़िंदगी समझ में आने लगी है। नमस्कार।